इंडिपेंडेंट्स का रोल, क्योंकि मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है 30 का। देखिए आप 100 जो दिखा रहे हैं उसमें एनडीए 151 पे है और 122 पे है कांग्रेस। 30 सीटों का अंतर है लगभग। हाँ 30 का। तो ये अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंस का रोल बड़ा हो जाए आने वाले दिनों। 12 इस बार निर्दलीय। मनोज सर 1.5 घंटा लगभग हो चुका है, अगले 1.5 घंटे तक और रुकना चाहिए या लगभग यही स्थिति आपको नजर आती है? नहीं, आप देखिएगा कि अगर हम हरियाणा का इलेक्शन देखें तो हरियाणा की जब काउंटिंग हो रही थी तो उस समय शुरू में 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस आ गई थी, लेकिन 9:45 का वो टाइम था, 9:45-10 बजे तक, जिस समय कि बीजेपी अलायंस ने जो एनडीए था तो एनडीए की जो लीड थी वो आनी शुरू हो गई थी। तो मेरे को लगता है कि 9:45-10 बजे तक का जो टाइम है, 10 बजे जो आएगा, क्योंकि उस समय तक ईवीएम भी काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे अगर हम एग्जिट पोल करते थे, थोड़े सैंपल लिए 30,000 40,000 उसके बेसिस पर एग्जिट पोल होते थे, तो अगर हम ईवीएम शुरू के 1 घंटे के ईवीएम को एग्जिट पोल का भी डेटा माने तो उससे ज़्यादा अच्छा डेटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये डेटा बिल्कुल फेयर और जेन्यून है। तो 10 बजे के करीब जो चीज़ आ जाती है सामने, तो मेरे को लगता है कि उसमें चेंजेस होने में अगर बहुत ज़्यादा गैप है, लेट अस अज्यूम कि अगर एनडीए और इंडिया अलायंस में बहुत ज़्यादा गैप है, तो 10 साढ़े 10 के बाद मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज। तो मतलब आधा घंटा हिमानी और इंतजार करना होगा। हाँ, पिछले अनुभव को देखते हुए पिछले हाँ जी, ये ठीक बात। पिछले अनुभव को देखते हुए आधा घंटा और इंतजार करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में 121 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर ये ब्रेकिंग दे रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा जो इस वक्त हम यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। एनसीपी शरद गुट की अगर हम बात करें तो 11 पर यहाँ पर आगे चल रखे हैं। कांग्रेस से भी अगर हम यहां पर देखें तो 11 पर आगे चल रहे हैं, बीजेपी 39, शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें तो 22, एनसीपी की बात करें तो 19, एनसीपी शरद गुट की अगर बात करें तो 11। मतलब 80 सीटों पर एनडीए, 29 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 12 सीटों पर निर्दलीय या जो अन्य हैं वो आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए। अभिलाष सर, एक चीज थोड़ा हटके, चूंकि आप तो क्रिकेट में भी गहरी दिलचस्पी है सर आपकी, ये महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स और क्रिकेट का जो गठजोड़ है उसमें राजनीतिक विचारधारा अलग क्यों हो जाती है सर? देखिए, आपको मालूम है कि क्रिकेट में शरद पवार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो क्रिकेट के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। लेकिन आज लग रहा है कि क्या वो हिट विकेट के हिसाब से आउट हो रहे हैं या किसी नो बॉल पर वो हो रहे हैं, बिकॉज तो आपको जो लग रहा है आप कि हिट आंकड़े विकेट हो बता रहे हैं सकते हैं उसके शायद हिसाब से तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। इस बार लग रहा है अजीत पवार जी की जो इमोशनल अपील थी ना वो काम कर गई। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया अभिलाष जी, उन्होंने कहा भी कि परिवार से अलग होने वालों को जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उधर लोकसभा में हमने देखा कि पवार जी, क्योंकि पवार साहिब के नाम से बल्कि वो उस जगह पर फेमस हैं, और यहाँ अजीत दादा, तो यहाँ अजीत दादा को खुश कर दिया, उनको फेवर कर दिया, और वहां शरद साहिब को, पवार साहिब को। नहीं, आपको एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगी कि अजीत पवार ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पत्नी को लड़ाने के बाद में बारामती की और महाराष्ट्र की माफी भी मांगी थी और ये भी कहा था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई परिवार के। लेकिन उसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार देखिए कि मैं जब लड़ रहा था तो मेरे सामने मेरे चाचा जी ने दूसरे परिवार के सदस्यों को खड़ा कर दिया, तो ये शायद अपील की होगी वहाँ पर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अजीत पवार को बहुत ताकत लगाकर ये बोलना पड़ रहा था वहाँ पर कि ये जो आप मेरे को वोट दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए आप। क्योंकि वहाँ पर ये एक बात चल पड़ी थी कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है, तो बीजेपी के खिलाफ जो इतने दिन तक बोल रहे थे, तो लगातार अजीत पवार ये कह रहे थे कि मेरा वोट जो है वो बीजेपी के लिए वोट नहीं है, मेरे लिए है, एनसीपी के लिए है। क्रिकेट संघ से जुड़े हुए हैं, ये महाराष्ट्र में नेताओं की राजनीतिक दुश्मनी क्रिकेट के मोर्चे पर आती कैसे खत्म हो जाती है? आप तो खुद उसका हिस्सा हैं सर, आप बेहतर जानते हैं। नहीं तो देखिए, कोई भी खेल हो, खेल में खेल को खेल भावना से लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि राजनीति में तो यहाँ तक हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं राजनीति के कखरा में शरद पवार की उंगली पकड़कर सीखा है मैंने। तो क्या वो वाकई बात थी? क्योंकि उसके बाद में अमित शाह जी ने ये कहा कि सबसे करप्ट यदि कोई देश में नेता हो तो शरद पवार, अभी 2-3 महीने पहले पूना में कहा उन्होंने। तो राजनीति की बातें, क्रिकेट की बातें, क्रिकेट के फील्ड पर क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, ये सब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्शंस में भी स्पोर्टिंग स्पिरिट का होना आवश्यक है, जहाँ पर कटेंगे या बटेंगे इस तरीके के नारे नहीं होना चाहिए, सब मेरा मत है। क्योंकि अब हमारा लोकतंत्र
लोकतंत्र 75 साल का हो गया है और यहाँ पर हमको वाकई मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। ये देखना चाहिए हमको कि वहाँ कृषि का विकास कितना हुआ है, धारावी का विकास कितना हो रहा है, बंबई में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था अडानी को लेकर, या उतना ये देखना पड़ेगा कि मराठा आरक्षण को लेकर क्या। लेकिन ये मुद्दे सब गायब होते हुए दिख रहे हैं और एनडीए बहुत अलग तरीके से आगे जा रही है। लेकिन धारावी में बीजेपी कुछ देर पहले पीछे चल रही थी, 10:30-11 बजे तक रुकना चाहूंगा। उसका इंतजार करना होगा। हिमानी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र की तो बात करूंगी, लेकिन राजीव जेटली जी, जिस तरह से झारखंड से खबर आ रही थी, बल्कि वहां तो आपको स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ रुझानों में यहां पर नजर आ रहा था, मतलब आपके लिए खुश होने का मौका एक झारखंड से मिल रहा है उधर। नहीं, आप चाहे दोनों ही प्रदेशों को लीजिए, चाहे महाराष्ट्र हो वो झारखंड हो, थोड़ा सा हम जन भावनाओं को अगर आगे रख के, वैसे तो सम्मान है सभी एग्जिट पोल का क्योंकि सभी हमें जीतते हुए दिखा रहे हैं दोनों ही जगह पर, लेकिन फिर भी जन भावनाओं को अगर आगे रख के बात करेंगे तो मुझे लगता है आंकड़ा बहुत ऊपर जाने वाला है। ये जीत का आंकड़ा और जीत का अंतर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है और ये एहसास मुझे लगता है सभी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े उनको भी है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि जन भावनाएँ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि विकास को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर विकास को लेकर के चर्चा होगी तो कोई दल हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो किसान की ले लीजिए, वो डेवलपमेंट के ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ले लीजिए, वो देश की सिक्योरिटी की ले लीजिए, तो कहीं खड़े ही नहीं होते हैं हमारे साथ। लेकिन राजीव जेटली साहब, अगर महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, बटेंगे तो कटेंगे, हम तो कहते हैं राजीव जेटली साहब, अगर महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना आपका मास्टर स्ट्रोक था, तो ये बटेंगे तो कटेंगे की क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं वही बोल रहा हूँ, 70 साल के बाद भी अगर हमें ये बोलना पड़ रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो इससे अंदाजा लगाइए इन राजनीतिक पार्टियों ने कितना काट करके रखा था। और हम ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और उसकी खिलाफत में भी सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन आपने कहा इसका मतलब एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, ये काटना ही चाहते हैं, ही नहीं पाएगा, तो तब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उनका सवाल दरअसल ये था। भाई जब देश विकसित होगा, जब देश विकसित हो रहा है तो बटने की गुंजाइश कहाँ रह गई है? हम फिर भी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब हमें एकजुट रहना है और ये कह रहे नहीं एकजुट नहीं होने देंगे। अनुमा आचार्य कुछ कहेंगे? या तो हमारे नारे राजीव जी, पीछे बोले, अनुमा आचार्य रिएक्ट करेंगे आपके इस बयान पर। अनुमा जी, अभिलाष सर आता हूं आपके पास। अनुमा जी, इस देश की जड़ों में जो लोकतंत्र सींचा हुआ है ना, उससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ना बटेंगे ना कटेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। दूसरी चीज ये है कि विकास सीमेंट की इमारतें नहीं होता। सीमेंट से देश को भर दिया लेकिन सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, उसे विकास नहीं कहते। और उसमें आपने 3 गुना ज्यादा कर्ज कर दिया देश पर, और जहां जहां भी आपने जो तथाकथित विकास किया है वहां वहां वो दरक रहा है, वहां वहां वो टूट रहा है। दिक्कत यह है कि जो मुद्दे हैं वो महंगाई मुद्दा है, महाराष्ट्र से उद्योगों का गुजरात शिफ्ट किया जाना मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों के आगे अगर आप सिर्फ बटेंगे कटेंगे करते हैं